अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से खबर आ रही है। वसुंधरा राजे 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं। खींवसर से आरएलपी के बेनीवाल भी आगे हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की नेता। सुप्रिया जी, दरअसल एक सवाल मेरे जहन में है, ये जो मुकाबला हुआ विधानसभा का, इसमें एक तरफ मोदी जी प्रचार करते हुए नजर आए बीजेपी की तरफ से, आपकी तरफ से राहुल गांधी जी प्रचार करते हुए नजर आए। क्या यह माना जा सकता है कि राहुल गांधी जी की तुलना में मोदी जी की कही बातों पर जनता ने ज्यादा यकीन किया? नहीं, अब ये तो आप लोगों की लच्छेदार बातें और लच्छेदार हेडलाइंस हैं, तो ये आप देंगे, मैं तो नहीं दूंगी। मैं तो इनफैक्ट पलटकर ये पूछूंगी ना कि हर बार जीत का श्रेय मोदी जी को दिया जाएगा तो हार का किसको दिया जाएगा। अब तेलंगाना में भी वो गए थे प्रचार करने, 5 दिन रहे तेलंगाना में एंड के। मिजोरम जा नहीं पाए, वहां पे मना हो गया था। छत्तीसगढ़ फिर भी पलटेगा, अब आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने खूब प्रचार किया था, जहां पर वो हारेंगे अंततोगत्वा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लच्छेदार बातें, ये आप लोगों का काम है करना। उनको जीत का श्रेय देना भी आपका काम है, हार का ठीकरा उनके सब फोड़ते नहीं है। हमारे नेता को आप जीत का श्रेय भी नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन जनता जरूर देगी। नहीं, अगर आप जीत जाती इन चारों राज्यों में सुप्रिया जी, तो क्या आप राहुल गांधी को इसका क्रेडिट नहीं देती? हाँ बिल्कुल, हम अभी भी जीत रहे हैं तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तो हम राहुल गांधी जी को ही क्रेडिट देंगे, क्यों नहीं देंगे? अपने रीजनल लीडर्स को भी क्रेडिट देंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसी को घर बिठाने का काम हम लोगों ने नहीं किया, तो हम क्रेडिट सबको देंगे। आप लोग जो है वो क्रेडिट सिर्फ मोदी जी को देते हैं, हार का ठीक। अरे जनता ने क्रेडिट दिया है सुप्रिया जी, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता ने क्रेडिट दिया है, जनता ने, ये जनता वोट डालती है, नतीजे उसी के आधार पर आते हैं। ये ज्ञान, नहीं, इस तरह की भाषा मत प्रयोग करिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग प्लीज मुझसे मत करिए। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आती हूँ, मैंने यही तो कहा कि हार का क्रेडिट मोदी जी को नहीं जाएगा, जीत का आप लोग देंगे, अच्छी बात है। राहुल जी को जीत का क्रेडिट देने में भी आप लोग कतराते हैं, कोई बात नहीं, जनता भी तो क्रेडिट दे रही है ना राहुल जी को, जैसे हम जनादेश का वहां पर सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, आखिरी कमेंट। आप लोग के पेट में दर्द होता है? अरे जनादेश का सम्मान करिए सुप्रिया जी, इसमें पेट में किसी के दर्द नहीं हो रहा है, ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। आज तो नतीजों का दिन है। शिवम त्यागी जी हैं क्या हमारे साथ? गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, 3 राज्यों में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, कुछ इंतजार हम लोग करना चाहेंगे, लेकिन जैसा रुझान दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज एक बात और तय हो गई है, भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी कोई है तो वो व्यक्ति है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक तरफ है हिमालय की चोटी, दूसरी तरफ है कांग्रेस की नीयत खोटी, और इसीलिए उनका ये हश्र हो रहा है। और एक बड़ा संदेश और गया है, आप अगर सारे रुझान देखिए, कि जोड़ने की राजनीति जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिसमें हमने कहा है सशक्तिकरण होगा 4 बड़ी जातियों का, महिला, युवा, गरीब और किसान, उसकी जीत हो रही है। और जो लोग जात के नाम पे बांट रहे थे, उनको करारा जवाब आज जनता ने दिया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। सुप्रिया श्रीनेत जी, जाति के नाम पर जो लोग बांट रहे थे उन्हें करारा जवाब मिला है। तो वो जवाब अभी जब हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे, जो तेलंगाना जीते, वहां पर नहीं मिला है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि एक रिजल्ट को एक्सट्रैपोलेट करके भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दे होते हैं, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें होती दिख रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। प्रो इनकम्बेंसी देखिएगा अभी छत्तीसगढ़ में होगी, एक रीजनल पार्टी को तेलंगाना में हराकर जीतना हमारे लिए अभी भी मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। वो बिगेस्ट हेडलाइन ऑफ दिस इलेक्शन है कि एक रीजनल पार्टी को साउथ में हमने हराया और वहां पर अपना झंडा गाड़ा, जबकि उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उसकी टीम भी दोनों तरफ से लगी हुई थी। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत सारे कारण होते हैं जीत और हार के, जिसमें से एक कारण इनकम्बेंसी भी होता है। लेकिन जातिगत जनगणना तो इस देश में होनी पड़ेगी, और मैं फिर से कहती हूँ, ये जातिगत जनगणना को या हमारी बात को ब्लेम कर रहे हैं, हाँ या ना में बता दें कि उसके खिलाफ है या उसके फेवर में। आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं? हाँ या ना में जवाब दे दें। दे नहीं पाएंगे। जवाब देंगे गौरव भाटिया जी? देखिए, एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और कांग्रेस पार्टी के नेता और जितने प्रवक्ता हैं उनकी यही हालत रहती है। उनको अपनी छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की हार दिखाई नहीं दे रही, और आपके पेट में दर्द हो गया ये बता रहे थे। मैं ये कहूंगा, कहा जाता है मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और चले हैं
राजनीति का अखरोट तोड़ने, यही हालत है इनकी। आज के दिन महापर्व है लोकतंत्र का, कम से कम अच्छी बातें कर लीजिए, कम से कम जनता ने अपना जनादेश दिया है उसका सम्मान कर लीजिए। अभी 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अखिलेश जी आप देखेंगे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे होंगे, कहेंगे ईवीएम खराब है। तेलंगाना की ईवीएम ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ईवीएम खराब है। ये इनका चरित्र है और ये जनता जान गई है। मैं आज सकारात्मक बात करना चाहूंगा। सकारात्मक बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि भारत को मजबूत कैसे बनाइए, जनता का सशक्तिकरण कैसे हो, ये गरीब वर्ग कैसे मुख्य धारा से जुड़े, महिलाओं को उनका सम्मान कैसे मिले, इसकी चिंता करी है। और ये जो मोहर लगी है ये करारा जवाब है। अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर है, 2024 में सोचिए क्या होगा। सुप्रिया श्रीनेह जी, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि दरअसल अभी तो पिक्चर बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर है। खैर, मेरा सवाल मध्य प्रदेश को लेकर आपसे है। सवाल मेरा यह है कि अगर मध्य प्रदेश में आप लोगों को जीत नहीं मिल पाई, वहां अगर आप लोग इस तरीके से पिछड़ रही हैं बहुत बड़े अंतर के साथ, वजह क्या हो सकती है? कुछ तो आप लोग सोच रही होंगी, कुछ आत्ममंथन किया होगा आपने। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भाषा है और ऐसी भाषा बोले अच्छा रहेगा। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की हार जो है, और वो हार तब्दील होती दिख रही है। मैं जनमत का सम्मान करती हूँ, यह हमारे लिए वाकई में चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ऑन ग्राउंड जो फीडबैक था वो बिल्कुल अलग था। और ऑन ग्राउंड जो जितने भी लोग वहां पर गए, चाहे आप जैसे पत्रकार, आप पता नहीं गए कि नहीं, लेकिन आपके नेटवर्क बिल्कुल गया सुप्रिया श्रीनेह जी, कई जिलों में गया हूं मैं। परिवर्तन चाहते हैं 18 साल के बाद। जी हाँ, तो 18 साल के बाद लोग चाह रहे थे कि परिवर्तन हो, वो परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखा। और मुझे लगता है वहां पर हमने शायद रॉन्गली रीड किया जो वर्डिक्ट, जो मूड था लोगों का, वहां पर शायद जो काम शिवराज चौहान जी ने महिलाओं के लिए किया था वो ज्यादा सशक्त रहा बनाम परिवर्तन के। और मुझे नहीं पता कि अभी वोटिंग पैटर्न आ गया है महिलाओं और पुरुषों में, मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल आई थिंक मध्य प्रदेश एक वर्डिक्ट है जिस पर हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और शायद अपनी रणनीति को आगे मध्य प्रदेश में बदलना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट ने काम किया, लाडली बहना वगैरह योजनाएं, उनका कारगर होना जरूर मध्य प्रदेश में साबित हुआ है। गौरव भाटिया जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आपने सुना हो सुप्रिया श्रीनेह जी को, बार बार वो ये कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी, उसका फायदा वहां बीजेपी को मिला है, यानी मोदी जी के प्रचार का बहुत फायदा नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता आज क्या कहते हैं, सच बताऊं तो ये मायने नहीं रखता है। मैं अपनी बारी में बोले, आज तो मैं समझता हूं थोड़ी मर्यादा बनी रहेगी। ये मायने नहीं रखता है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। आज ये मायने रखता है जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है, विकास की तरफ अग्रसर है। और अगर ये कहती हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का असर है, तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल है। भाई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 20 में 19 साल जनता की सेवा करी शिवराज सिंह चौहान जी ने और प्रो इनकम्बेंसी का आविष्कार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। क्या ये ऐतिहासिक नहीं है? ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी गई कि 19 साल हम लोगों ने जनता की सेवा करी और जनता पुनः मोहर लगा रही है। जो माँ और बहनें हैं वो मालूम है आपको क्या कह रही है? मध्य प्रदेश की माँ और बहनें कहती हैं, अरे शिवराज सिंह जी हैं, मेरी अस्मिता का ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की 6310 माँ और बहनें जिनके साथ बलात्कार हुआ, वो कह रही हैं कांग्रेस पार्टी को ना देना, हमें कांग्रेस नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी अस्मिता का ध्यान नहीं रख सकते। ये फर्क है। हाँ, ठीक है गौरव जी, अब तो नतीजे आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रिया श्रीनेह जी, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर ये कि 3 राज्यों में उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। भोपाल में बीजेपी जश्न मना रही है। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सर, इस कैसा देख रहे कर लिया, उनसे बात कर ली पहली सर, उनसे बात कर ली, उनसे बात कर ली मैंने। दो लाइन सर, एक लाइन कुछ तो बोलिए सर,
बात कर ये आ चुका है, लगभग स्टेबल हो चुका है परिणाम। ये सफलता कैसे हासिल हुई? ये सफलता भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश जो अभियान था, उसे जनता ने आशीर्वाद दिया कि 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बना, वह जनता ने आशीर्वाद दिया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति, प्रत्येक बूथ पर 51% वोट। आज मुझे गर्व है कि माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने 41 लाख से ऊपर कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से बैठा था और विकास और गरीब कल्याण के झंडे के साथ 51% के लगभग वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। ये संगठन की ताकत है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सर लाडली बहनाओं को कैसे धन्यवाद दें? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजना है, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना, ये हमारी ताकत थी। सभी योजनाओं के माध्यम से जनता ने इन्हें समर्थन और आशीर्वाद दिया। अब बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री कौन? ये तो ಉಲ್ಟಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ऑपरेशनल बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सवाल बड़ा यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं का बार बार यह कहना है कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स उनके पास है, मतलब उनके पास कई नेता हैं जो इस पद के काबिल हैं। अब हम आपको जरा राजस्थान लिए चलते हैं, वहां पर बीजेपी कैसे जश्न मना रही है, मदीहा की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के गुलाबी नगरी में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगी जरा कैमरे को पैन करके तस्वीर दिखाई जाए। ढोल, नगाड़े, नाच, गाने और गुलाल, ये है कुछ अंदाज यहाँ बीजेपी कार्यालय में जश्न का। जरा देखिए इन लोगों से बोलते हैं कैसे कैसे मनाएंगे आज जश्न। जोरदार है। कांग्रेस के कुशासन का अंत हो रहा है। युवाओं के साथ खिलाड़ किया, महिलाओं के साथ, और भारतीय जनता पार्टी गुलाल और तिलक। आज खुशी का माहौल है मैडम, आज बहुत बड़ा दिन है, बीजेपी जीती है, हमको बड़ी आस थी। फूल खिला है जोरों से और पीछा छूटा चोरों से। बहुत अच्छा दिन है आज। कांग्रेस के कुशासन का अंत हो गया है और एक अच्छी विकासशील सरकार का एक ही नारा, एक ही देखिए ये कुछ माहौल है यहाँ पर बीजेपी कार्यालय जयपुर में और गुलाबी नगरी में। जश्न इतना जोरों से कि अभी नतीजे पूरे नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान है उसी के हिसाब से जश्न शुरू हो चुका है यहाँ पर। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मदीहा, काने विपी न्यूज़, जयपुर। तो रुझानों के मुताबिक सरकार बनती हुई दिख रही है। जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता हैं वो तो जश्न मनाएंगे ही, और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़े खूब बज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग दफ्तर हैं इन राज्यों में, वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन एक सवाल है प्रदीप जी, आपसे समझना चाहूंगा राजस्थान के संदर्भ में खासतौर पर, क्या वसुंधरा राजे को फिर से मौका मिल सकता है सीएम बनने का? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहा है पिछले 5 साल का, उसको देखते हुए नहीं, क्योंकि 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया के कारण ही बीजेपी हारी, और 18 में हारने के बाद से वो निष्क्रिय हो गई राजनीतिक रूप से। पार्टी संगठन में उन्होंने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। इसके ठीक उलट शिवराज सिंह चौहान एक दिन घर नहीं बैठे, हारने के बाद भी, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। बात होती रही कि उनको लेकर फटीग है, नाराज़गी है, लेकिन वो लोगों के बीच में लगातार मौजूद रहे और पार्टी के हर कार्यक्रम में। शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं सीएम, वसुंधरा राजे नहीं बन सकती हैं। मेरा ये मानना है कि रमन सिंह बनेंगे, रमन सिंह नहीं बनेंगे। वहाँ कोई, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सीएम का चेहरा बदल सकता है राजस्थान में बीजेपी की तरफ से, और कहीं न कहीं नए
नए चेहरे की जो तलाश थी वो मुझे लगता है कुछ जो है। और दया कुमारी जी का नाम आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है, कुछ विश्लेषण जब हो रहा था तब भी ये कहा है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि जो महिला वोटर्स हैं, महिलाओं की स्कीम्स है और महिलाओं पे जो तवज्जो बीजेपी ने खास कर दिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ भी है। और वो काबिले तारीफ है। जरा मैं छत्तीसगढ़ पे सर बात करना चाहूंगा आप लोगों से। छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान अभी दिख रहे हैं, बीजेपी 49 पर आगे चल रही, कांग्रेस 39 पर, ऐसा कैसे हो गया? भूपेश बघेल तो कहा जा रहा था कि भाई जीतेंगे ही जीतेंगे। मैं भी ये मानता था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन साथ में मैं बार बार ये भी कहता था कि भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए वहां चुनाव फंस भी सकता है। मैं बार बार ये कहता था कि दिल्ली में जो माहौल बनाया गया है भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदर्शन में, वो माहौल सही नहीं है। दूसरे, ये रेटिंग एजेंसियां जो हैं और सर्वे एजेंसियां हैं जो बताती हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उनको 50% मिल रहा है, 40% मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें मुंह के बल गिरी हैं। मध्य प्रदेश में भी गिरी हैं, छत्तीसगढ़ में भी गिरी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार वाले आरोप ने तो फिर डेंट किया ना भूपेश बघेल को, ये माना जाएगा। जब इतनी बड़ी ऐसी हार होती है तो हर मुद्दे ने उनको डेंट किया है। वही तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा, जब पोस्ट पोल सर्वे होगा तब समझ में आएगा कि लोगों ने किस मुद्दे पर प्रमुखता से वोट दिया, किस समुदाय ने किसको वोट दिया, गरीबों ने किसको वोट दिया, अमीरों ने किसको वोट दिया। किन मुद्दों ने डेंट किया भूपेश बघेल की ऐसी हार? नहीं, वो भूपेश बघेल की योजनाएं बहुत अच्छी थी, उसका लागू ठीक से नहीं हुई, ये एक वजह रही है। योजनाएं अच्छी थी लेकिन लागू ठीक से नहीं है। दूसरा, महादेव ऐप वाला मामला भी था, मुझे लगता है आखिरी में वो डेंट उसमें सोने में सुहागे की तरीके से काम किया, उसने आखिर में नुकसान पहुंचाया। चीज़ ये, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पहले से सोच रही थी और रणनीति जो काम किया, क्योंकि अमित शाह जब दिवाली मिलन समारोह था वहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आप लोग जिस राज्य को कह रहे हो कि हमें नहीं मिलेगा, हम उसमें 100% श्योर। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार, हाँ छोटे में सर, हाँ ये जो बात कह रहे हैं इससे सहमत होते हुए मैं कह रहा हूँ, अगर वो महादेव ऐप वाला मसला नहीं होता, भूपेश बघेल तब भी चुनाव हार जाते। मतलब भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं रहा। फिर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन महादेव ऐप जो है ना उसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहा। लेकिन इन तीनों चुनावों में एक बात बड़ी जो हुई है वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनरेशनल चेंज कर लिया है। अपनी जो पूरे तीनों बड़े दिग्गज थे उनको हटाकर एक नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोल दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर बात होगी कि अगले 10 साल 20 साल के लिए आपको लग रहा है कि तीनों बदल दिए जाएंगे? प्रदीप जी तो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का नंबर शायद रहेगा। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वसुंधरा जी और रमन सिंह तो नहीं बनेंगे, और शिवराज जी को भी पार्टी ने अपनी तरफ से तो आउट कर दिया, क्योंकि मैं इस चुनाव में 150 सीटें आज अभी इस समय दिखाई दे रही है। शिवराज जी को कभी इतनी सीट उनके लोकप्रिय रहते हुए भी नहीं मिली है, और इस बार शिवराज जी को अधिकृत तौर पर, ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। ये बात तो सच है। छत्तीसगढ़ पे सर मैं बात करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में क्या किसी को उम्मीद थी कि कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं, छत्तीसगढ़ में नुकसान का तो ये अंदाजा था कि पिछले चुनाव में जो वो जिस शिखर पे बैठे थे वो आंकड़ा तो नहीं आता, क्योंकि वो एक व्यवस्था विरोधी वोट तो जाना ही था, सीटें कम होनी थी। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से उस डेंट जो लग रहा था उसको जो भरपाई करने में, डैमेज कंट्रोल में देर हुई। जो उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया सिंहदेव को, बहुत बाद में बनाया, 2.5 साल बाद तय हुआ था कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, वो वादा नहीं पूरा। भीतरघात का नुकसान हुआ है, बागियों ने नुकसान पहुंचा दिया। देर से जागे ये लोग। आता हूं दिव्यांग, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। सागर जिले में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, 8 की 8। इस जिले में जो विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, 8 की 8 सीटों पर बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कैसे प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक ऐसे वक्त में जबकि पिछले कई सालों से शासन में है बीजेपी, इसके बावजूद फिर से इतनी बड़ी जीत मिलनी, जाहिर तौर पर इसके तमाम मायने मतलब होंगे। और दिव्यांग, जो बार बार एक सवाल मैं आपके पास लाकर पूछ रहा हूं वो ये कि 2024 के लिए यहां से क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, एक तो बहुत साफ मैसेज जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा जो चला बहुत जोर से चला। एक और देखने वाली बात यह है कि इन राज्यों में तो मोदी जी ज़बरदस्त पास हुए, पर इन राज्यों में अगर आप बीजेपी की सीटें देखें, यानी इन राज्यों में कुल 65 सीटें हैं। मैं हिंदी पट्टी के राज्यों की बात कर रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये लोकसभा की सीटें 65 सीटें हैं, 65 में से 62 सीटें उनके पास पहले ही हैं। मतलब इससे ज़्यादा और बढ़ने की गुंजाइश है नहीं। आप 3 सीटें और ले सकते हैं अगर आप बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहें तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश, लेकिन उन्होंने इनको रिटेन किया,
बात ये हो रही थी कि यहाँ पर उनकी सीटें क्या कम हो सकती हैं। जो बात कही राजस्थान में बाकी राज्यों में कि भाई कुछ सीटें ये सिटिंग एमपीज हार सकते हैं, इसलिए उनको उतारा भी गया। तो एक वो टेस्ट में बहुत अच्छी तरह पास हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। तेलंगाना थोड़ा उनके लिए अपसेट है। तेलंगाना में 4 सीटें वो पिछली बार जीती थी और तेलंगाना के सहारे वो दक्षिण का रास्ता खोलना चाहती थी। 2 बड़े राज्य थे जिसमें 4 तेलंगाना में और 26 सीटें थी उनके पास कर्नाटक में। दोनों राज्य उनके पास नहीं है, वहाँ थोड़ा चिंता का सबब होगा ज़रूर, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी पास होती दिख रही है। दिव्यांग में दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं एक साथ नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है। चाय की चुस्की साथ साथ लेते हुए अब सवाल ये कि क्या सब कुछ साथ साथ मिलकर होगा। अंदर खाने भी अभी बहुत कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अब कुर्सी की लड़ाई तो जाहिर तौर पर नजर आ रही है इन तीनों ही राज्यों में जहां पर बीजेपी जीती है। अमूमन ऐसा होता नहीं है बीजेपी में, वहां पर जो क्षेत्रीय क्षत्रप रहे हैं पहले से उनका लगभग स्थिति स्पष्ट रहती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार यह क्लियर नहीं है। जीत मिल गई है, अब बनेगा कौन मुख्यमंत्री यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है सीएम के सवाल पर, आपको लग रहा है बीजेपी में ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में तय है कि मोदी जी ने तय कर दिया कि तीनों माइनस चेहरे और तीनों सरप्राइज चेहरे। मोदी जी ने एक चीज़ जरूर किया इस विधानसभा चुनाव में, उन्होंने नया पैटर्न सेट किया है कि राजनीति में राजनीतिक विश्वसनीयता होना जरूरी है। और मुझे लगता है भूपेश बघेल की जो आप बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है, वायदा खिलाफी। आदिवासियों का मुद्दा हो एक वायदा खिलाफी, टी सिंह देव वाला मुद्दा हो तो वायदा खिलाफी, और ताम्रध्वज साहू जी वाला को प्रोजेक्ट करने का मुद्दा हो वो वायदा खिलाफी। यानी राजनीति में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास की गारंटी इस बार स्थापित हुई है इन तीनों राज्यों। तो देखिए चेहरे की लड़ाई भी थी जाहिर तौर पर, भले कांग्रेस के नेता ना माने, एक तरफ राहुल गांधी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। तो मोदी की कई बातें जनता ने ज्यादा स्वीकार की है, तो कहा जाएगा इस चुनाव का एक संदेश लिया जाएगा। वो तो क्लियर ही है, काफ़ी देर से उस पर बात भी हो रही है। आप जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे उसमें जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि 12,000 रुपये एनुअल जो महिलाओं को, मैरिड वेमेन को, और 10,000 एनुअल जो लैंडलेस लेबरर्स को देने की बात भाजपा ने की थी, जबकि भाजपा का मैनिफेस्टो 4 दिन पहले आया था इलेक्शन से, और ऐसा माना जा रहा था कि लेट स्टार्टर्स हैं। लेकिन वो वेट कर रहे थे कि भूपेश बघेल क्या क्या देंगे, और जो बघेल साहब ने कहा उसके ऊपर भाजपा थोड़ा बढ़ा दिया गया। हाँ प्रदीप जी, कैश ट्रांसफर का कैसे असर होता है? मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये था कि किसी परिवार से पूछने गए, उनका 1,800 रुपये आते हैं, 600 रुपये महिला के नाम से आते हैं अलग से, महिलाएं ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आता है। पूछा प्रधानमंत्री कौन है, कहा नहीं मालूम। मुख्यमंत्री कौन है, नहीं मालूम। पैसे कौन देता है, फूल से आता है। ये जो मैसेज पहुंचता है पार्टी के सिंबल का और ये कैश ट्रांसफ़र का, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और दूसरा जो अभी चित्र आप दिखा रहे थे, एक बात इस्टेब्लिश हुई इस चुनाव से कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये जो चर्चा चल रही थी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, मुझे लगता है चंबल संभाग में फायदा भी हुआ है वहां पर पार्टी को। वहां पर अमूमन कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, लेकिन हाँ ये हो रहा था कि उनको जो है विद्रोही बागी मान लिया या गद्दार मान लिया, और उसका नुकसान होगा बीजेपी को, उनके गढ़ में बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा हुआ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी को लाभ हुआ है। अच्छा, आपको क्या बड़े फैक्टर्स नजर आते हैं अगर बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज कर रही है इन तमाम राज्यों में? देखिए, एक तो ये है कि कांग्रेस को अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जब राहुल गांधी बात करते हैं कई चीज़ों की, पर वो कमलनाथ का जिनका बेस नहीं है कहीं, और ना कास्ट के बेसिस पे वो कहीं रेलेवेंट है, वो क्योंकि गांधी फैमिली के क्लोज हैं तो आपने उनको लीडर बना दिया, उनको पूरी पावर दे दी, वो जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बनाए, जिसको चाहे सेक्रेटरी बनाए, जैसे चाहे करें। तो ये बियॉन्ड पॉइंट ये चलता नहीं है पार्टी के अंदर। तो ये एक मेजर फैक्टर था मध्य प्रदेश में। राजस्थान में जो है वो अलग फैक्टर्स थे। राजस्थान का तो डिफीट निश्चित था कि कांग्रेस हारने वाली है, क्योंकि अशोक गहलोत ने लीडरशिप की कोई बात नहीं मानी। जिन लोगों को कहा गया कि इनकी टिकट काटिए, वो सारी टिकट उन्होंने रिपीट करी। जो सर्वे हुआ था पार्टी की तरफ से अंदर से, पार्टी वहां मिलकर नहीं लड़ रही थी बल्कि आपस में लड़ रही थी। हाँ, मुख्तार नकवी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, एक मिनट। हाँ, आता हूँ। हाँ, सुल्तानों का सत्ता के संग्राम का एक घमासान दिखाई पड़ रहा था। कोई कह रहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे कांग्रेस ने ठगा नहीं, खुद उनके ही साथी कह रहे थे।
तो खुद डायरेक्शन लेस थी। अरे आपका केवल एक डायरेक्शन अगर होगा कि आप नरेंद्र मोदी जी को कोसेंगे, नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, उनके बारे में अपशब्द दुष्प्रचार करेंगे, तो जनता इसे बिल्कुल नकारेगी भी और रिजेक्ट भी करेगी। कांग्रेस राजस्थान में कई दावे कर रही थी, लेकिन कांग्रेस क्या फैक्टर रहा है राजस्थान में? राजस्थान में भी मैं एक चीज़ में देख रहा हूँ, इनको या तो अपनी सोच में बदलें, चाहे कितना गठबंधन बना लें, क्योंकि कांग्रेस का तो हमेशा का एक इतिहास रहा है कि या तो परिवार को पावर नहीं, दूसरों के लिए परेशानी का टावर। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आज की तारीख में जो पार्टी कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। उसका एक ही कारण है कि वो नीतियों और नेतृत्व में पूरी तरह से कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन है। छत्तीसगढ़ में क्या फैक्टर? छत्तीसगढ़ में भी जो रिजल्ट अभी देखिए आने दीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, और उसका एक ही कारण है। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, उनका यह कहना था कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को कोसना कांग्रेस को महंगा पड़ गया। बीजेपी का जोश हाई है, जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। मदिहा पहुंची हैं तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, और कैसे वहां जश्न का माहौल है बीजेपी खेमे में, देखिए। दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पीएम मोदी के जयकारे लग रहे हैं और गाने गाए जा रहे हैं। ये गाना किसके लिए? मोदी जी के लिए, क्या पार्टी के लिए। जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, जग घूमिया तेरे जैसा न कोई। ये जयकारे कुछ पीएम मोदी के जयकारे राजस्थान जयपुर में बीजेपी दफ्तर में लग रहे हैं, और जो राजस्थान में अभी तक के रुझान आए हैं उस हिसाब से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर जश्न तेज हो गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ। तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जश्न मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जीतू पटवारी के बारे में जानकारी मिल रही है कि 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राव से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतू पटवारी लगभग 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दिवांग, इसी से संबंधित कोई जानकारी देना चाह रहे थे आप? ये बता रहा था कि अगर आप छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो चुनाव आयोग के मुताबिक 50-38 हो गया है, और इसमें मैं देख रहा था कि 2000 सीटों का आंकड़ा अगर आप देखें तो बीजेपी 8 ऐसी सीटों पर 2000 सीटों से कम है, जबकि कांग्रेस में आंकड़ा 12 है, यानी कांग्रेस 12 सीटों पर 2000 के मार्जिन से कम है। बीजेपी में आंकड़ा 8 है। चूंकि बीजेपी जीतती हुई पार्टी है, 50 पे पहुंची, मुझे लगता है ये आंकड़ा अब उठेगा कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस का आंकड़ा उठेगा, बीजेपी का आंकड़ा उठेगा, क्योंकि बीजेपी वहां पर कम सीटों में कम सीटें, मतलब बीजेपी की सरकार ही बनेगी ऐसा लग रहा है। सरकारी बनेगी, और आंकड़ा जो 50 है वो अब और आगे बढ़ेगा। अब देखिए ये जीत का लड्डू अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर सेलिब्रेशन का दौर लगातार जारी है। तमाम नेता वहां पर बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ वो जश्न मना रहे हैं। अब सरकार बनाने की जाहिर तौर पर तैयारी होगी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव। मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी की। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है, सर उसको लेकर